श्रोता प्रेमियों, मैं रामसागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं किस्सा सदा वृक्ष सोरंगा भाग 2। देखिए, जब वह कन्या बंदर के साथ सती हो गई, इसके बाद बंदर ने राजा जगदीश के यहाँ जन्म ले लिया, जिसका नाम सदा वृक्ष पड़ा, और कन्या पद्मा सेठ के यहाँ पैदा हुई, जिसका नाम सोरंगा हुआ। सोरंगा बड़ी सुंदर है कि उस चंद्र बदन की चंद्र छटा चंद्र को चकित कर जाती थी, उसके उजले मुख की आभा बिजली का मान घटाती थी। दोनों जब कुछ सयाने हुए तो एक दूसरे को देखकर टकटकी लगाने लगे। अब सोरंगा तो पढ़ने के लिए स्कूल जाने लगी और सदा वृक्ष भैंस चराने लगा। एक दिन जब सोरंगा पाटी बस्ता लेकर स्कूल जा रही थी और सदा वृक्ष अपनी भैंस चरा रहा था, तो रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। सदा वृक्ष ने सोरंगा से पूछा कि किन की हो तुम लाडली, क्या तुम्हारे है नाम, जाती हो इस ओर क्यों, इधर कौन सा काम, आप किसकी बेटी हो, तुम्हारा क्या नाम है और यहाँ कहाँ जा रही हो। सोरंगा कहने लगी कि पद्मा सेठ की लाडली, सोरंगा मेरो नाम, जाती हूँ स्कूल को पढ़ने का है काम। मैं पद्मा सेठ की पुत्री हूँ, मेरा नाम सोरंगा है, यहाँ स्कूल में पढ़ने जा रही हूँ। परंतु आपने मेरा परिचय तो पूछ लिया, अपना परिचय भी तो बताएं कि किन के हो तुम लाडले, क्या है तुम्हारो नाम, आए हो इस ओर क्यों, यहाँ कौन सा काम, आप किसके पुत्र हैं और तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ क्या कर रहे हैं। सदा वृक्ष बोला कि बेटा हूँ जगदीश का, सदा वृक्ष मम नाम, भैंस चराने जा रहा यही हमारा काम। मैं जगदीश का पुत्र हूँ, मेरा नाम सदा वृक्ष है, यहाँ अपनी भैंस चराने जा रहा हूँ। अब सोरंगा तो पढ़ने चली गई और सदा वृक्ष अपनी भैंस चराने लगा। अब तो उसके मन में विचार आया कि भैंस चराना बंद करके मुझे भी स्कूल जाना चाहिए। उसने पिताजी से कहा, पिताजी मैं भी पढ़ने जाऊंगा। पिताजी ने कहा ठीक है। अब तो सदा वृक्ष भी स्कूल में पहुंचा। दोनों पढ़ना लिखना भूलकर एक दूसरे को ही देखते रहते थे। मास्टर साहब परेशान हैं, आखिर इनके लिए क्या प्रबंध किया जाए। उन्हें एक उपाय सूझा कि अगर इन दोनों के बीच में पर्दा लगवा दिया जाए तो दोनों पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने लगेंगे। कि अध्यापक की समझ में आया एक उपाय, इन दोनों के बीच में पर्दा दूं लगवाए। जब मास्टर साहब ने यह बात कही कि तुम दोनों के बीच में पर्दा लगवाना पड़ेगा, तो सोरंगा ने कहा, मास्टर साहब आपको पर्दा लगवाने में दिक्कत होगी, मेरे पिताजी के यहाँ पर्दा रखा है, उसे मंगवा लीजिए। कि पर्दा लगने में तुम्हें खोखट पड़े दिखाए, तासों मेरे पिता का लो पर्दा मंगवाए। मास्टर जी ने तत्काल कुछ बच्चों को भेजकर पर्दा मंगवाया और बीच में लगवा दिया। अब पर्दे के इधर सदा वृक्ष है, उधर सोरंगा है। मास्टर तो सोचते हैं अब पढ़ाई लिखाई ठीक हो जाएगी। कि पर्दे के इधर है सदा वृक्ष, सोरंगा उधर बिठाई है। फिर अध्यापक ने अलग अलग दोनों की करी पढ़ाई है। पढ़ाई अलग अलग शुरू हो गई। अब तो दोनों एक दूसरे के देखे बिना चैन नहीं आ रहा है। सदा वृक्ष ने देखा पर्दे में एक छेद है, उसने आंख लगाकर सोरंगा की तरफ देखा, परंतु सोरंगा उसे ठीक से दिखाई नहीं पड़ी। कि पर्दे में देखा एक छेद, उसमें निज आंख लगाई है। पर्दे का छेद बढ़ाए दिया, जब शक्ल नजर नहीं आई है। सदा वृक्ष ने उंगली डाल डालकर पर्दे का छेद बड़ा कर दिया। आखिर में उसे गुस्सा आ गया कि इधर पर्दे से हम झांकें, उधर पर्दे से तुम झांको,
फाड़ डालो अभी पर्दा, न हम झांके न तुम झांको। आज इस पर्दे को ही समाप्त कर देते हैं कि यूं कहकर सदा वृक्ष ने वह हाथों से पर्दा फाड़ दिया। अब तो हो गए पास दोनों, मास्टर साहब ने जान लिया। उसने पर्दे को फाड़ दिया और एक दूसरे को देखने लगे। मास्टर साहब समझ गए अब तो दोनों पास हो गए। एक दिन मास्टर ने विचार किया कि आखिर इन दोनों का प्रेम है तो कैसा है। उस दिन मास्टर साहब ने सभी बच्चों की छुट्टी कर दी। सदा वृक्ष और सोरंगा को रोक लिया। उनसे कहा आज तुम दोनों बगीचे में घूम आओ। मास्टर साहब ने उन्हें बगीचे में भेज दिया और स्वयं एक पेड़ पर बैठकर देखने लगे। दोनों इधर उधर टहलकर वापस लौटे। मास्टर ने रास्ते में ही उन्हें रोककर पूछा कि अध्यापक पूछने लगा, लेकर उनका नाम जिस कारण बगिया गए, सिद्ध हुआ क्या काम। मास्टर ने कहा सदावृक्ष तुम जिसके लिए बगीचे में गए थे वह काम सिद्ध हुआ या नहीं। सदावृक्ष तो कुछ नहीं बोल पाया। सोरंगा कहने लगी कि बनिए की मैं लाडली, बेचूं गुड़ और तेल, सदावृक्ष की क्या कहूं बिना सींग का बैल। लड़की ने कहा मैं बनिए की बेटी हूं, गुड़ तेल बेचती हूं, सदावृक्ष को क्या कहें, ये तो बिना सींग का बैल है। अब तो यह सुनकर सदावृक्ष को गुस्सा आ गया। उसने सोरंगा से कहा कि जेती तूने अब कही, कहती बगिया माही, वहीं बता देता तुझे सींग हई की नाही। जितनी बात तू अब कर रही है इतनी बगीचे में कहती तो तुझे तुरंत वहीं बता देता कि मेरे सींग हैं या नहीं। मास्टर साहब ने समझ लिया ये दोनों नहीं पढ़ पाएंगे। ले जाकर उनके घरों में छोड़ दिया। दोनों की पढ़ाई बंद हो गई। अब तो सोरंगा घर पर रहने लगी, सदावृक्ष अपनी भैंस चराने लगा। एक दिन की बात है, सोरंगा स्नान करने के लिए अटारी पर चढ़ गई। उसने अपना नौलखा हार एक खूंटी पर टांग दिया। तब तक एक चील ने झपेटा मारा, वह हार लेकर आकाश में उड़ गई। कि चील हार लई उड़ी आकाशा, सोरंगा धाई करियासा। सोरंगा चील के पीछे पीछे दौड़ी और नदी माही एक तरु दरसाई, चील हार दीनों लटकाई। एक नदी में एक पेड़ खड़ा था, चील ने वो हार उस पर लटका दिया। सोरंगा देखती रही। तब तक रास्ते में इसे सदावृक्ष मिल गया। इसने उससे अनुरोध किया कि इस पेड़ पर ये हार उतार लाओ। सदावृक्ष ने कहा अगर तुम मेरे साथ विवाह करने का कौल करो तो मैं हार ला सकता हूँ। सोरंगा ने कहा जाओ, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, अगर हमारा विवाह तुमसे नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, परंतु मैं तुम्हारे साथ एक रात जरूर काटूंगी। कि अगर ब्याह ना हो सका तो सुन लो मेरी बात, हार के बदले साथ में काटूंगी एक रात। अब तो सदावृक्ष नदी में कूद पड़ा, पेड़ से हार ले आया, सोरंगा को दे दिया। इधर पद्मा सेठ ने देखा कन्या विवाह के योग्य हो गई है, उसने विवाह की तैयारी कर दी। अब तो सदावृक्ष दुखी हो गया, वह महल के पीछे गया। लड़की ने सदावृक्ष को इशारा किया कि हंसिया ले कर हाथ में काटो जाई पतार, ससुरे वाली गली में बसो मड़ैया डार। अब तुम पैना हंसिया लेकर पतार काटो, मेरी डोली जिस गली से जाएगी उसी गली में मड़ैया डालकर रहो, मैं उसी में तुम्हें मिलूंगी। सदावृक्ष ने आज ऐसा ही किया, गली में मड़ैया डाली, उसमें रहने लगा। एक तोता और पाल लिया। इधर डोली में बैठकर सोरंगा अपनी ससुराल को चली। रास्ते में जो मड़ैया पड़ी उसने कहारों से कहा कि देवी दरस को जाऊंगी, डोली रोको कहारों, घंटे 2 घंटे में आऊंगी, डोली रोको कहारों। इस कुटिया में मंदिर बना है, इस कुटिया में
मंदिर बना है, देवी पूजन को जाऊंगी, डोली रोको कहाँ रो, देवी पूजन को जाऊंगी, डोली रोको कहाँ रो। ये कहाँ रो? डोली को यहीं रोक दो, इस झोपड़ी में देवी का मंदिर है, उसमें पूजा करने के बाद चलूंगी। कारों ने कहा चलो थोड़ी देर आराम मिल जाएगी। बोले जाओ बेटी पूजा कर लो। अब तो सोरंगा झोपड़ी में गई, तब तक सदावृक्ष सो गया। सोरंगा ने तोते से कहा कि जब ये जाग जाएं तो इन्हें बता देना कि जाकी थी सो ले गयो, अब नहीं मिलना होई, बिरह वेदना को दर्द बांट न ली है कोई। जिसकी थी वह लेकर चला गया, अब मिलना मुश्किल है, इसलिए हमारी याद न करें। उसने आंखों से काजल छुटाकर उनकी बाह पर धारा नगरी लिख दिया, जहां लड़की की ससुराल थी। डोली में बैठी और चली गई। रास्ते में लड़की ने एक बुढ़िया को देखा। उसने उससे कहा कि अगर मेरी याद में कोई मनुष्य आता हुआ दिखाई पड़े तो उसे समझा बुझाकर लौटा देना, अगर नहीं मानता है तो फिर आने देना। इधर ज्यों सदावृक्ष की आंखें खुली, अब तो चैन ही नहीं रहा। काजल से लिखा हुआ देखा, विचार करने लगा। वो आई और चली गई, मैं सोता ही रहा, अब तो भाग खड़ा हुआ। तोते ने कहा रुको, जिसकी थी वह लेकर चला गया, तुम वहां जाकर क्या करोगे? सदावृक्ष ने कहा अच्छा पहले तुम्हें समाप्त कर दिया जाए, फिर आगे जाएंगे। ज्यों तोते को मारने के लिए उसने पिंजड़े की खिड़की खोली, तोता उड़कर भाग गया। सदावृक्ष धारा नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वही बुढ़िया मिल गई। सदावृक्ष ने पूछा अम्मा क्या इधर कोई डोली गई है? उसमें बैठी हुई लड़की क्या हंस रही थी या रो रही थी? बुढ़िया ने कहा कि डोली तो गई इसी रास्ते, लड़की रोती ना हंसती थी, पर्दे को खोल खोल करके वह इधर उधर को तकती थी। बेटा डोली तो इसी रास्ते से गई है, परंतु उसमें बैठी हुई लड़की ना हंस रही थी ना रो रही थी, इधर उधर झांक रही थी। बेटा ऐसा करो, मेरा ये गन्ने का खेत है, जाओ उसमें से एक गन्ना ले आओ। सदावृक्ष खेत में जाकर सोचने लगा कौन सा गन्ना तोड़ें। गन्ना ढूंढते ढूंढते उसे बहुत देर हो गई, तब कहीं एक गन्ना लेकर लौटा। बुढ़िया ने गन्ने के 3 टुकड़े कर दिए। पहले जड़ की तरफ वाला भाग चुसाया। बोली बेटा गन्ना कैसा लगा? सदावृक्ष बोला बहुत मीठा। फिर बीच का भाग चूसने को कहा और बोली ये कैसा लगा? सदावृक्ष बोला यह उससे कम मीठा है। अब ऊपर का भाग चूसने को कहा और बोली ये कैसा लगा? सदावृक्ष बोला एकदम बेकार। बुढ़िया ने कहा जैसे गन्ना बेकार लगा, उसी तरह से तुम्हारे लिए वो लड़की बेकार है, इसलिए घर लौट जाओ। परंतु उसके समझ में नहीं आया कि मन मतंग मानत नहीं, जब तक खता न खाई, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताई। रास्ते में इसे प्यास लगी, इसने बरहे में पानी चलते हुए देखा, सोचा हाथों में लेकर पानी पिएंगे तो निशानी मिट जाएगी। मुंह लगाकर हिरण की तरह पानी पीने लगा। वहां कुछ लड़कियां खड़ी थीं। एक लड़की ने दूसरी लड़की से कहा कि हाथ पैर इस मनुज के दिखे राजकुमार, हिरण सदृश पानी पिए कारण कहो विचार। इस आदमी के हाथ पैर हैं, राजकुमार जैसा मालूम पड़ता है, परंतु ये हिरण की तरह पानी क्यों पी रहा है? दूसरी लड़की बोली इसके 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो इसे किसी से प्रेम हो गया है या किसी मुसीबत का मारा है। अब तो सदावृक्ष के कान में ज्यों यह शब्द पड़े, कहने लगा ऐसी कोई बात नहीं है, रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई, उसको ठीक करने में हाथ में कोयला लग गया, इसलिए जल्दी की वजह से ऐसे पानी पी लिया। इतना कहकर आगे के लिए प्रस्थान कर दिया। धारा नगरी में पहुंच गया, साधु का वेश बनाया और घर घर भिक्षा मांगने लगा। कैसे मांगता है कि बेटा हूं जगदीश का, सदावृक्ष मेरो नाम, तेरे हित जोगी बने भीख मांग के खाऊं।
अब तो द्वार पर पहुंच गया। सोरंगा ने जैसे ही आवाज सुनी अपनी सास से बोली, अम्मा हमारे यहाँ ऐसी रीत है कि कोई संत महात्मा जब आता है तो उसे नई बहू भिक्षा देती है। सास ने कहा, बहू मैंने कब मना किया, जाओ साधु को भिक्षा देकर आशीर्वाद प्राप्त करो। सोरंगा ने एक थाली में मोती भरे, ऊपर से आटा डाल लिया और भिक्षा देने के लिए निकली। सदावृक्ष ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया, थाली जमीन पर गिर गई, मोती बिखर गए, कौवा मोतियों को खाने लगे। आसपास कुछ लड़कियां खड़ी थीं, उनमें से एक लड़की बोली कि यही नगरी मूर्ख बसे, कोई चतुर नाही, हाक न कोई दे रहो, कौवा मोती खाई। बहन, इस नगर में सभी मूर्ख रहते हैं, देखो कौवा मोती खा रहे हैं, उन्हें कोई उड़ा भी नहीं रहा है। दूसरी लड़की बोली कि यही नगरी चतुरा बसे, कोई मूर्ख नाही, बारे की यारी यही, चोट लगे दिल माही। इस नगर में सभी चतुर हैं, कोई मूर्ख नहीं है, परंतु बारेपन की दोस्ती जब टूटती है तो दिल पर चोट लगती है। इन दोनों की बहुत पुरानी दोस्ती मालूम पड़ती है। उधर सोरंगा ने सदावृक्ष से कहा, अब तुम्हें मिलने का एक उपाय बताती हूं। मेरे बाग में एक खट्टे आम का पेड़ है, तुम उसी के नीचे लेट जाना, मैं रात को तुम्हारे पास आऊंगी। इधर शाम को उसने अपनी सास से कहा, अम्मा अगर दैव योग से घर में आग लग जाए तो कहाँ भाग जाना चाहिए? सास ने कहा, अगर घर में आग लग जाए तो वन में भाग जाना चाहिए, और वन में आग लग जाए तो घर को भाग आना चाहिए। अब तो उसने रात को घर में आग लगा दी और बगीचे में पहुंच गई, परंतु सदावृक्ष वहां नहीं मिला, क्योंकि रात में एक आम टूट कर गिरा तो सदावृक्ष वहां से दूसरी जगह भाग गया। अब तो बेचारी लौट आई। सास ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, तुम बच गई, हमारे लिए यही बहुत है। दूसरे दिन सदावृक्ष फिर भिक्षा मांगने पहुंचा। सोरंगा ने कहा, अब ऐसा करो, एक सांप बिल्कुल सुरक्षित तरीके से मार लाओ और मुझे लाकर दे दो, तब हम तुमसे मिल पाएंगे। सदावृक्ष ने सांप मार कर दिया। सोरंगा ने उसे अपने ऊपर लिटा लिया और सो गई। सुबह घर वालों ने जाकर देखा और विचार किया कि मालूम पड़ता है सांप के काटने से बहू मर गई और बहू के जहर से ये सांप मर गया। अब तो मरघट की तैयारी होने लगी। सोरंगा ने सदावृक्ष से कह रखा था कि जब जलाने का नंबर आए तब तुम मुझे किसी तरीके से आकर बचा लेना। अब तो ज्यों मरघट पर चिता बनकर तैयार हुई, सोरंगा का पति आग लेकर परिक्रमा करने लगा, उसी समय सदावृक्ष बांस लेकर कूद पड़ा। उसने लोगों के ऊपर बांस बरसाए। लोगों ने सोचा कोई भूत आ गया, सारे लोग भाग गए। उसने सोरंगा को बाहर निकाला और हाथ पकड़ कर ले चला। एक पटरी के पास जाकर सो गए। तब तक वहां एक राजा का बेटा आ गया। उसने देखा बड़ी सुंदर बहू है, घोड़े पर बैठाकर घर ले गया। अब तो सदावृक्ष की जैसे ही आंख खुली, उसने देखा सोरंगा गायब है। अब तो विलाप करने लगा कि कहां जाऊं तुम्हें ढूंढने, रास्ता रहा न दीखो, तेरे हित जोगी बने, दर दर मांगी भीख। हे सोरंगा, तू कहां चली गई? तुझे मैं कहां ढूंढूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैंने तेरे लिए जोगी बनकर घर घर भीख मांगी, तेरे बगैर मैं कैसे जिंदा रहूंगा? इधर तो सदावृक्ष विलाप कर रहा है और उधर क्या होता है, इसके आगे का प्रसंग हम आपको भाग 3 में सुनाएंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।